हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पर। हिस्ट्री की 9वीं क्लास है। एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। तो आज ये 9वीं क्लास है, इसके पहले 8 क्लास हो चुकी। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया है, आप लोग उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पर। तो अध्याय 9 नए साम्राज्य और राज्य। तो अध्याय 9 में आज क्या जानेंगे? नए साम्राज्य और राज्यों के बारे में जानेंगे। पिछले लेसन में गांव, शहर और व्यापार के बारे में जाना था और आज जानेंगे नए साम्राज्य और राज्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अरविंद राजा बना। तो चलिए शुरू करते हैं। अरविंद राजा बना। ये अरविंद एक लड़का है, तो ये अपने स्कूल में राजा की भूमिका को निभा रहा है। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर बीड़ा भी बजानी है और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है वह? अरविंद सोचने लगा। तो अरविंद सोच रहा है कि एक राजा है जो वो संगीतज्ञ है, तो वो कैसे हो सकता है? तो ये अरविंद सोचने लगा कि कौन है वो राजा जो संगीतज्ञ भी था और राजा भी था। तो चलिए देखते हैं क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के राजा, प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। जो गुप्त वंश का प्रसिद्ध राजा था समुद्रगुप्त, उसी की भूमिका अरविंद को अदा करनी थी। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे हुए एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिशेर द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। आगे देखते हैं। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने अध्याय 8 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। अब समुद्रगुप्त की प्रशस्ति देख लेते हैं। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। तो कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्ध को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है, ये रहा। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तारों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। ये समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है एक वाक्य प्रशस्ति का। आगे देखते हैं। अगर तुम मानचित्र 7 पृष्ठ 89 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। ये मानचित्र में ढूंढना है। आगे देखते हैं। यह मानचित्र एक प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिशेर 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। तो मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त और उसके 9 शासकों का है, जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। ये दक्षिणापथ के 12 शासक थे जिन्हें समुद्रगुप्त ने हरा दिया, लेकिन बाद में समुद्रगुप्त ने क्या किया, इन लोगों को शासन करने की अनुमति दे दी। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा है। इसमें असम तटीय, बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गणिया संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे।
बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। इस मानचित्र के बारे में ऊपर लिखा हुआ है, जितने भी बिंदु लिखे हैं वहां पर ये सभी इस मानचित्र से ही लिखे हैं। हरे रंग का क्षेत्र जो आर्यावर्त का क्षेत्र है, इसमें जो हरा क्षेत्र है हल्का हल्का सा हरा है, ये रहा कुछ, और ये उसी से सब ये बताए गए हैं। इसमें कलर जो है वो बिल्कुल सही से नहीं छपे हैं। लाल बिंदु दिए गए हैं वो है दक्षिणापथ के शासक। दक्षिणापथ के 12 शासक हैं, इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए लाल बिंदु दिए गए। दक्षिणापथ के जो 12 शासक थे उनकी कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए ये लाल बिंदु दिए गए हैं। ये तो इस मानचित्र के ही हिसाब से ऊपर लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं जो भी लिखा है। वंशावलियां। अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती थीं। जो अधिकांश प्रशस्तियां थी वो शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती थी। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रति प्रपितामह पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। किसने धारण की? चंद्रगुप्त ने, जो गुप्त वंश के शासक थे। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनकी दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। आगे है समुद्रगुप्त के बारे में हमने उनके बाद के शासकों उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका जो दरबार था वो विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 10 में मिलेगी। तो ये उनके जो विद्वान थे उनके दरबार में उनकी जानकारी अध्याय 10 में दी गई है, तो वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज इसमें पढ़ लेते हैं हर्षवर्धन और हर्षचरित के बारे में। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के अभिलेख शासकों के बारे में जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। तो याद रखिए, जो बाणभट्ट ने जो हर्षवर्धन थे उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है और कई बार पूछा भी गया है। तो ये सब इन्हीं से प्रश्न बनते हैं, इसलिए ये छोटी छोटी जो बीच बीच में चीज़ें हैं जो बताते चल रहे हैं जिनसे प्रश्न बन जाते हैं, तो उनको नोट करते चलिए। आगे लिखा है, इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यात्री स्वयं त्सांग, जिनके बारे में तुमने अध्याय 8 में पढ़ा था, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया और वर्णन भी किया। आगे देखते हैं। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीत कर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। आगे देखते हैं पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। तो ये अभी पढ़ लिया किसके बारे में? हर्षवर्धन और हर्षचरित के बारे में। जो बाणभट्ट थे इनके दरबारी कवि थे, तो इनकी जो जीवनी थी हर्षचरित उन्होंने लिखी
और किस भाषा में लिखी? संस्कृत भाषा में लिखी। और ये जो थे इन अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर इनकी भाई की और पिता की मृत्यु हो गई थी, तो ये थानेसर के राजा बन गए थे। और इनके बहनोई जो थे वो कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासकों ने उन्हें मार डाला तो कन्नौज को भी उन्होंने अपने अधीन कर लिया। उसके बाद जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। अब पढ़ लेते हैं पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। अब इनके बारे में भी जान लेते हैं। एक राजवंश थे, कौन कौन? पल्लव और चालुक्य। पल्लवों का राज उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। याद रखिए, यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाई। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, ये भी जान लीजिए। पहले राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे हरसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री, एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। यानी एक व्यक्ति जो होता था वो एक से अधिक पदों पर भी कार्य करता था। और सबसे महत्वपूर्ण जो साधन था वो कर ही बना हुआ था कि किसानों से और सबसे कर वसूला जाता था। संभवतः वहाँ की स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इसमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवान यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। आगे देखते हैं। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल और सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनसे कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे।
इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। दक्षिण के राज्यों ने सवारें, तो पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती-बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। नगरम जो था वो व्यापारियों के संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इसमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों का काम करती थी। उस जमाने के आम लोग, अब आम लोगों के बारे में भी जान लेते हैं। जन साधारण की जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मण को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाई गई हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। तो इस जो नाटक है उसके बारे में थोड़ा लिखा है, तो ये भी जान लीजिए। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा उस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम में कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। चीनी तीर्थयात्री हासियन का उद्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंची और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। तो जो आम लोगों के लिए में कुछ लोग ऐसे भी थे जो ऊंचे पद पर लोग थे, तो जो छोटे लोग थे उन्हें अछूत माना जाता था। पर चीनी यात्री था जो हासियन, वो उन लोगों की दुर्गति पर भी उसने ध्यान दिया और उसने जो बताया है, इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। यानी जो अछूत माने जाते थे उन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। तो जो चीनी यात्री है उसने क्या लिखा है कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक बड़े टुकड़े पर चोट करते रहते थे। ये आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। यानी छुआछूत होता था उस समय। जो अछूत माने जाते थे तो उनको कोई छूता नहीं था और लोग अपने को उनसे बचा कर रखते थे कि हम इसके संपर्क में न आ जाएं। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। ये राजा की सेना के बारे में बताया गया है कि राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। जो राजा थे तो इनकी जो यात्रा होती थी, लंबी यात्रा पर ये निकलते थे, तो ये इतना सामान अपना लेकर चलते थे साथ में। ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों या ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरई बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़, फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अवरोध उनके सामने रख सकें। पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी को चढ़ डालते थे और व्यापारियों की काफिले में जूते
जूते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बार बार लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। तो आज का लेसन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।